इस वीडियो में हम GS4 की आंसर राइटिंग अप्रोच को देखेंगे। इसके बाद बाकी की वीडियोस में हम प्रॉपर आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या 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 करना है और टॉपर्स कॉपीज़ ये सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है? तो जैसे हम जानते हैं एथिक्स के पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 में से 10 क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं और बाकी के 10 क्वेश्चंस केस स्टडीज़ होती हैं। तो जो पहले के 10 क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कैसे करना है और बाकी केस स्टडीज़ हैं उनको हम बाद में देखेंगे। हमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं और अगर हिसाब लगाएं तो हर क्वेश्चन में हमको 7 मिनट मिल रहा है। तो 7 मिनट में हमको पूरा एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये 2 पेपर्स हो गए। इधर लिखा होगा क्वेश्चन और यहाँ पे होगा आंसर। तो आंसर में इंट्रो, उसके बाद हेडिंग, पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2, फिर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग, फिर पॉइंट 1, उसके बाद अगर हो सके तो कोई डायग्राम और उसके बाद कंक्लूजन। तो इस टाइप से हमको आंसर लिखना है। अब इस आंसर को लिखने में हमको देखना है हमारा वक्त कहाँ जाता है और हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना है। तो उन सब के लिए 1 मिनट, ठीक। उसके बाद हमें बाकी टाइम मिलता है, आधा टाइम मिलता है इधर, आधा टाइम मिलता है इधर। तो 7 में से 6 मिनट, 7 में से 1 मिनट तो यहीं चला गया। अब नॉर्मली क्या होता है, जो पहला पेज होता है उस पर कई बार ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरा पेज तक पहुँचते पहुँचते हमारी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाती है या फिर बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो 1 मिनट इधर चला गया और बाकी जो है ये वाला, तो इसमें हमारा लगभग 3 से 3.5 मिनट जा सकता है। हो सकता है कम भी जाए मगर ओवरऑल इतना ही रहता है। तो अगर हम एवरेज देखें तो यहाँ पे हमारे लग गए हैं 1 + 3 = 4 मिनट। अब बाकी जो दूसरा पेज है, दूसरे पेज में हमें बाकी का वक्त कितना बचा है, मतलब 2.5 से 3 मिनट। इसी वक्त में हमको दूसरा जो पेज है वो ख़त्म करना है। तो टोटल मिला के हमारा ये हो गया 4 मिनट और यहाँ पे एवरेज मान लेते हैं 3 मिनट। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 4 + 3 7 मिनट। ऐसा नहीं कि ये हर जगह लागू होता है, क्या पता तुम्हारे पहले पेज पे कम वक्त लगे, दूसरे पेज पे ज़्यादा वक्त लगे, मगर एटलीस्ट क्वेश्चन समझने में ज़्यादा टाइम लगाना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुम्हें कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या डिमांड है उसकी, सब कुछ। अब मेन स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क कैसा होगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन पहले से लिखा होगा तो उसकी जगह अलग से, ठीक। इसके बाद हमारा आता है आंसर। अब जब आंसर लिखेंगे तो 2 तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस बहुत ही बेसिक सा अंतर है। तो फर्स्ट कि हमको आंसर लिखना है तो आंसर में इंट्रो आना चाहिए। इसके बाद इसमें भी सेम इंट्रो आएगा। फिर दूसरा आता है हेडिंग। क्वेश्चन को समझना है, हेडिंग लिखना है। अब बिना हेडिंग के कोई आंसर नहीं लिखना, इसलिए हेडिंग तो ज़रूरी है। एथिक्स के क्वेश्चन में हमको ट्राई करना है 5 या 6 पॉइंट्स, बस उससे ज़्यादा नहीं, वरना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम जीएस करेंगे मतलब 1 2 3, तो उसमें थोड़ा अलग अप्रोच होगा, एथिक्स में थोड़ा सा अलग अप्रोच। तो जैसे कि हम देखते हैं पहले इंट्रो आएगा, अब इंट्रो के बाद में हेडिंग, हेडिंग के बाद में नंबर 1 पॉइंट। तो यहाँ पे भी सेम नंबर 1 पॉइंट। तो पहले पॉइंट में पॉइंट लिखना है अपना, अपनी बात कहनी है। अपनी बात कहने के बाद में उसका दूसरा पॉइंट लिखना है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल लिख के अपनी बात समझा दी। मगर यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट लिखा तुमने, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल लिखा, फिर दूसरा पॉइंट लिखा तुमने, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल लिखा, फिर अगर तीसरा पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल लिखो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। फिर दूसरा हेडिंग बनाएंगे। दूसरा हेडिंग में 1 पॉइंट लिखा, फिर 2 पॉइंट,
फिर से एग्जाम्पल। और अगर यहाँ पे जाओगे तो दूसरा हेडिंग बनाया, दूसरे हेडिंग के बाद पहला पॉइंट, फिर एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट, फिर एग्जाम्पल। इतना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले में क्या कर रहे हैं हम कि हेडिंग लिखने के बाद में पॉइंट्स हमने साथ में लिखते हैं, एग्जाम्पल एक साथ एंड में। और दूसरे वाले अप्रोच में क्या है, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल लिखा, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल लिखा। ठीक। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि हमको डायग्राम पे ध्यान देना है। हमको कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन में डायग्राम आ जाए। उससे होगा ये कि अगर हर एक क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाने की सोचेंगे, तब जाके हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में से 6-7 में डायग्राम बना पाएंगे। मतलब 20 में से 6-7 में डायग्राम बना पाएंगे। मैं एथिक्स के साथ जो मेन क्वेश्चन है उनके साथ केस स्टडीज़ को भी शामिल कर रहा हूँ। मोस्टली ऐसा ही होता है कि डायग्राम तब आता है जब कंक्लूजन लिखना हो उसके ठीक पहले। ठीक। और फिर एंड में लिख दो कंक्लूजन, कंक्लूजन, सिंपल। उसके बाद में जब यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, तो पहले पॉइंट में हमको ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं हम, तो पॉइंट में हमको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीएस तो है नहीं। क्योंकि जीएस में सीधा बात लिखी, फिर समझ में आ गया, फिर एग्जांपल लिख दिया। एथिक्स में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको 1 या 2 लाइन लग सकती है इधर। ठीक। पॉइंट में ज़्यादा पॉइंट, कम पॉइंट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। जीएस में हम 10 पॉइंट लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे 10 पॉइंट लिखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5-6 पॉइंट्स ही काफ़ी होते हैं। और अगर हमको हर एक का एग्जांपल लिखना है यहाँ पे, तो इन दोनों में अंतर ये है कि इस एग्जांपल में 2 लाइन जा सकती हैं, 2 लाइन के एग्जांपल, और यहाँ पे होगा कुछ वर्ड्स के एग्जांपल। क्योंकि हम लोग एग्जांपल ज़्यादा लिख रहे हैं, तो हमारे एग्जांपल में ज़्यादा वर्ड घुसने नहीं चाहिए। एग्जांपल लिखने में ही सारा टाइम चला जाएगा। तो हमको वर्ड्स लिखने हैं, मतलब जैसे मान लो कि 3 से 4-5 वर्ड, 4-5 वर्ड में अपनी बात समझा दो एग्जांपल में। और यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो 2 लाइन या 1 लाइन में, मतलब 1-1.5 लाइन में समझा दो एग्जांपल में कि क्या एग्जांपल है तुम्हारा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे कुछ लाइन्स में लिखना है। तीसरा पॉइंट है हमारा इंट्रो। वैसे मोस्टली जो इंट्रो होता है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। जिस टाइप का क्वेश्चन होगा तुम उसी टाइप से इंट्रो लिखो। जैसे कि कोट पेस्ट हो गया, कोई कोट लिख दिया किसी का, और फिर तुमको कहा कि बताओ तुम क्या समझते हो, या फिर ये क्या है वो क्या है। तो इसमें इंट्रो में अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और भी तरीके हो सकते हैं। तो पहला ये हो गया कि तुम सिमिलर कोट लिख दो। जो भी उससे मिलता जुलता कोई कोट पता है तुमको, तो उसका लिख दो। जैसे मान लो कि गांधी ने कुछ कहा है और तुमको लग रहा है इसे सेम टू सेम अम्बेडकर ने कहा है, या कबीर ने कहा है, या फिर मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, या फिर किसी और ने कहा है, तो भले ही गांधी का कोट है यहाँ पे, फिर तुमने उसकी तरह सिमिलर एक और लिख दिया समझाने के लिए अपनी बात। जैसे गांधी ने गरीबी हटाओ की बात की थी, या फिर गाँव में ग्रामीण स्तर पे सुधार करने की बात की थी, तो सेम उसी तरह से XYZ ने भी यही बात कही है। तो इन्हीं के विचारों को हम इनके विचारों में देख सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे हो जाएगा कि तुम उसका जिस्ट लिख दो, मतलब उसका समरी लिख दो एक प्रकार से, कि तुम उस कोट से समझे क्या हो। तो कोट है वो हमें बताता है कि ग्रामीण जीवन की कितनी आवश्यकता है, और अगर ग्रामीण स्तर पे चीज़ें सुधरेंगी तो ऊपर भी सुधार होगा, ऐसा कुछ। तीसरा हो सकता है कि तुम उसका कॉन्टेक्स्ट लिख दो। जैसे कि अगर अभी किसी ने कहीं लिखा है कि जो मनुष्य की बुद्धि है अगर वो अनैतिक हो जाती है तो समाज का अहित होता है। आज के समय के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो कि जिस प्रकार से अभी जैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उन्होंने विश्व की भलाई को ना सोचते हुए एक युद्ध छेड़ दिया, जो कि पूरी दुनिया में महंगाई या फिर बाकी परिणाम ला रहा है। तो ये एक प्रकार से बताता है कि अ, अ, अगर इंसान के पास शक्ति भी है और वो शक्ति का नैतिक प्रयोग नहीं करता है, तो उससे पूरी दुनिया का नुकसान हो सकता है। तो जो भी एग्जांपल है, जो भी कोट है, उसका तुम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, या फिर अगर उसने जो कुछ कहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। जैसे कि मान लो कि तुम्हें पता है कि गांधी जी का कोई कोट है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का कोई कोट है, और वो आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, या फिर वो राष्ट्रवाद की बात न करते हुए आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। तो उनका कहने का मतलब क्या था।
तो तुम बोल सकते हो कि उस समय आज़ादी के टाइम पे ऐसा था वैसा था, मतलब कोई भी हो तुम्हारा थोड़ा इंट्रो उसको समझाना चाहिए कि किस वक्त या फिर किस संदर्भ में कहा गया है, या तो पुराने टाइम में या फिर आज के टाइम पे इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। मोस्टली जो कोट होता है उसके बारे में लिखा नहीं होता कि भाई किसने कहा है, कोई थिंकर है उसने कुछ लिखा है, तो जैसे कि अम्बेडकर का कोई कोट हो गया या फिर एरिस्टोटल का हो गया, अरस्तु का, तो तुम्हें पता है भाई अरस्तु ने लिखा हुआ है, तो तुम अरस्तु के बारे में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लिख दो, एक प्रकार से उसका इंट्रो ही बन जाएगा। और जैसे उन्होंने अपनी बुक में ये बात कही थी, या फिर उनका ये जो जीवन का मेन मूल उद्देश्य यही है कि वो एक्स वाई जेड करना चाहते हैं या फिर इसी की बात करते हैं, तो कुछ भी थिंकर के बारे में लिख सकते हो, ये भी एक वो बन जाएगा। ठीक है। या फिर पांचवा हो सकता है कि अगर उसमें कोई कीवर्ड है और कीवर्ड को ही एक्सप्लेन कर दो। जैसे कुछ हो गया जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, मूल्य और करुणा, जो भी है, तो अगर कोई तुम्हें वर्ड दिख रहा है तो तुम उसी को एक्सप्लेन कर दो, उसी को समझा दो। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि तुम जब भी इंट्रो लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो, तो तुम्हें उन एथिक्स के वर्ड्स पे ध्यान देना है, एथिकल लगना चाहिए। जैसे कि कोई भी बात हो तो सुनने में पढ़ने में लगना चाहिए कि ये एथिक्स का आंसर है या एथिक्स का इंट्रो है, उसको नहीं बोलना है। ठीक है। और कोशिश करनी है कि ये 20-30 वर्ड से ज़्यादा ना हो। अभी हम आंसर राइटिंग पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग जो भी टॉपर्स की हैं वो देखेंगे, तो उसमें तुमको दिखेगा कि भाई किसी किसी ने तो लगभग आधे पेज में ही इंट्रो भर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो गलत है या फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमें कोशिश करनी है कि इंट्रो जितना हो सके छोटा हो। एक लाइन में 8 वर्ड्स आते हैं, तो 3 या फिर 4, 3 या 4 बस, इससे ज़्यादा मतलब 3 लाइन ही काफ़ी है, 3 लाइन से बड़ा इंट्रो नहीं करना है, कोशिश करनी है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 3 लाइन से छोटा ही हो, बट फिर भी इतना ही रखना है। अब अगर बॉडी में देखें तो वही सिंपल सा हमारा फार्मूला है कि भाई हेडिंग होनी चाहिए 2, कोशिश करो कि 2 हेडिंग हो जाए। और 2 से ज़्यादा हेडिंग होगी तो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी, क्योंकि ज़्यादा हेडिंग ज़्यादा पॉइंट्स ज़्यादा जगह, तो इसलिए कोशिश करनी कि इतना ही हो। हेडिंग्स होनी चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए और साथ में डायग्राम होना चाहिए। इतना कुछ बॉडी में आएगा। डायग्राम हर बार नहीं बन सकता है, मगर हमको कोशिश करनी है कि हर एक आंसर में डायग्राम बनाया जाए। पॉइंट्स की बात करें तो अगर हेडिंग है तो पॉइंट्स भी हैं, और पॉइंट्स हमको कोशिश करनी है 5 या 6 होने चाहिए पॉइंट्स। और फिर एग्ज़ाम्पल, या तो तुम हर एक पॉइंट का एग्ज़ाम्पल लिखो, मतलब पॉइंट प्लस एग्ज़ाम्पल, या फिर हर एक हेडिंग का हेडिंग, उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल, 2 तरीके से कर सकते हो। और फिर बाकी हेडिंग जो है वो कोशिश करनी है कि शॉर्ट हो। ठीक है। कुछ वर्ड्स का, मान लो कि या तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही उठा सकते हो कि क्वेश्चन में कोई बात लिखी है उसी को, जैसे कि मान लो उन्होंने बोला है कि जो ई गवर्नेंस है या फिर जो अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है उससे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को किस प्रकार से खतरा है, और किस प्रकार से हम उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हेडिंग बन जाएगा लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा, दूसरा हो जाएगा बचाने के उपाय। तो डायरेक्टली तुम क्वेश्चन से ही अपना हेडिंग उठा सकते हो, और कोशिश करना है कि हेडिंग छोटा ही हो। ठीक है। मतलब 4-5 वर्ड्स या 4 से 6 वर्ड्स। इसके बाद और भी हो सकती है, मगर कोशिश करना है कि जब कोई हेडिंग लिखो, मान लो कुछ मैंने लिखा है, तो कोशिश करना है कि उसको बॉक्स में बंद कर दो। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स में कोशिश करनी है कि तुमको एक्सप्लेन करने पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बस सीधे लिख दिया, थोड़ा सा लिखो और एक्सप्लेन करो। थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करना मतलब ये नहीं कि लगे पड़े, एक्सप्लेन करने का मतलब बहुत ही थोड़ा सा, 2 लाइन मैक्सिमम, इसी में अपनी बात एक्सप्लेन कर दो। तो जब हम एग्ज़ाम्पल लिखेंगे तो एग्ज़ाम्पल में हमारा एग्ज़ाम्पल डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। मान लो कि मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ, अब उस आंसर में यहाँ पे कोई हेडिंग है, फिर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, फिर यहाँ पे दूसरी हेडिंग है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल। तो जब मैं एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ तो थोड़े अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए उसमें। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है पब्लिक सर्वेंट का, फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई एथिकल, और तीसरा एग्ज़ाम्पल हो सकता है मेरे इंटरेस्ट का।
ठीक है, अब बताते हैं कैसे। तो पब्लिक सर्वेंट का क्या है कि जो भी जितने भी हमारे पुराने या फिर नए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, चाहे वो आईएएस हो या फिर आईपीएस हो, या फिर कितने भी पुराने हो, जैसे आजकल रैंक ऊपर पहुंच गई है तो सेक्रेटरी हो सकते हैं, या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर भी आईएएस बन सकते हैं, जैसे कि टीएन सेशन। तो और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो उनके एग्जांपल दे सकते हो कि भाई उन्होंने देखो समाज के लिए क्या क्या किया है। और इसको देखने के लिए तुम्हारे पास या तो पहले से एग्जांपल्स होंगे, तो एग्जांपल्स की बुकलेट आती है, तो तुम वहाँ से देख सकते हो, या फिर तुम्हारे पास अगर पहले से है एग्जांपल तो उनको यूज़ कर सकते हो। या फिर एक है बेटर इंडिया। तो बेटर इंडिया वेबसाइट पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं, या फिर तुम सीधा न्यूज़पेपर से उठा सकते हो, या फिर टॉपर्स कॉपी। तो टॉपर्स कॉपी से भी उठा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि ये थोड़े यूनिक होने चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा घिसे पिटे हो गए, अम, जैसे कि गांधी वाला एग्जांपल, या फिर स्वामी स्वामी विवेकानंद, या फिर टीएन सेशन हो गया, अंबेडकर वाला एग्जांपल, लाल बहादुर शास्त्री वाला एग्जांपल। कुछ एग्जांपल और एक अगर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो यहाँ पे एक आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, और बाकी सारे। तो ये सारे एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिए गए हैं, तो उतना यूज़ कर करके घिस जाता है। तो अगर वो सबके आंसर में सेम 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 एग्जांपल दिख रहा है तो सामने वाला पे पक जाएगा। तो थोड़ा एग्जांपल यूनिक होने चाहिए, ये नहीं कि जो पुराने चले आ रहे हैं उसी को छाप दिया। इसके बाद दूसरा हो सकता है कि भाई एथिकल आंसर हो। एथिकल आंसर में मतलब जो हमारे एथिक्स के एग्जांपल हैं, जब हमने नोट्स बनाए हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल होंगे, जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे शिक्षा पे किसी के एग्जांपल देखे होंगे, समाज पे किसी के एग्जांपल देखे होंगे, या फिर एग्जांपल मतलब कोट हो सकता है, या फिर कोई बात हो सकती है, या फिर समाज में कुछ अच्छा हुआ होगा जिसमें एथिक्स इन्वॉल्व होगा, या फिर किसी का कोट डाल सकते हो, जो हमारे थिंकर्स हैं। और हमारे कोई थ्योरीज़ हैं, जैसे कि डिओंटोलॉजी है, मतलब वो ड्यूटी पे ध्यान देता है, और फिर टेलियोलॉजी है, वो आउटकम पे ध्यान दे रहे हैं कि परिणाम कैसा होगा उस पे ध्यान दो। वही ना कि एंड और मीन्स वाली बात है, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म। तो उस पे ध्यान दो, वो थिंकर्स कर सकते हो, या फिर थ्योरी यही। और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, फिर उसके बाद यूरोप में चले जाओ तो एरिस्टोटल, या फिर मार्टिन लूथर किंग, जेएस मिल, बैंथम वगैरह वगैरह, सब के सब लिख सकते हो। इसके बाद थर्ड आता है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो पर्सनली इंटरेस्ट किस में, मान लो कि मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो मैं फुटबॉल के एग्जांपल लिखूंगा कि एक्स वाई जेड ने ये काम कर दिया, मगर ऐसा एग्जांपल होना चाहिए जो ठीक है लगे, इतना छोटा ना हो कि किसी को पता ही नहीं है वो कब हुआ। ठीक है। और जैसे क्रिकेट हो सकता है तुम्हारा। और अगर तुम मूवी के एग्जांपल लिख रहे हो तो मूवी में ये ध्यान रखना कि सामने वाले ने वो मूवी देखी है या नहीं। तो मूवी थोड़ा वो हो सकता है, या फिर ये थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट वाला जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा बैकफायर भी कर सकता है कि तुमने एग्जांपल तो लिख दिया अच्छा वाला, मगर सामने वाले को पता ही नहीं है, वो फुटबॉल देखता ही नहीं है, वो क्रिकेट देखता ही नहीं है, वो मूवी देखता ही नहीं है। हो सकता है, मगर फिर भी तुम्हारा पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट को भी दिखाए। फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, मूवी हो सकते हैं, या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर तुम्हारी कुकिंग इंडस्ट्री, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर हो सकता है। तो इन चीज़ों में, जैसे कि मान लो क्रिकेट है, मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ धोनी का, कि जब 2011 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी तो धोनी ने बोला कि भाई जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं या फिर जिनकी फील्डिंग सही नहीं है उनको हटाओ, क्योंकि जितना अच्छी फील्डिंग होगी उतना ही टीम अच्छा करेगी, और टीम में नए नए खिलाड़ी होने चाहिए। नए खिलाड़ी का मतलब जवान, जो जितना यंग होगा उतना फुर्तीला होगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो कि थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, या फिर उनको लगा था कि फील्डिंग सही नहीं हो रही है, या फिर उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है, तो उन्होंने उनको निकाल दिया बिना सोचे। मतलब इन्होंने क्या किया, अपनी टीम हित को सबसे रखा, मतलब दल की भावना उन्होंने ऊपर रखी। ये एक एग्जांपल हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं किसी के भी। और जब यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं तो आंसर लिखने में हमको ध्यान रखना है कि हमें कहा जाता है 10 जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है कि उसमें 150 वर्ड्स में लिखना है। 150 वर्ड्स में लिखना है। तो
और तुम्हें मिल रहा है 7 मिनट। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक आंसर में 150 वर्ड लिखा जाए, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए तुम्हें एक रेंज लेके चलना है, 130 to 160 वर्ड्स। ठीक। कई बार हो सकता है कि अगर तुम आंसर लिख रहे हो तो आंसर लिखते लिखते इतने में ही आंसर ख़त्म हो जाए, या इतने में तुम्हारा ये इतने जगह बच जाए तो चलेगा। मगर फिर भी कोशिश करनी है कि 130 वर्ड से कम ना हो। ठीक है। भरने की कोशिश पूरी करनी है, मगर कोशिश करनी है कि इतना भी कम ना हो जाए कि बहुत ही शॉर्ट हो जाए। और अगर तुम भर भी रहे हो तो इतना भी नहीं भर देना है कि देख के ही लगे कि भाई ये 160 वर्ड से ज़्यादा लग रहा है। कोशिश करनी है कि एक प्रॉपर, ना कम ना ज़्यादा, इतना रखना है, हल्का फुल्का आगे पीछे चलता है। तो कंक्लूजन में ज़्यादा कुछ नहीं है। कंक्लूजन में जो भी तुमने किया है, मतलब जो भी तुमने आंसर लिखा है, उसके दो टाइप के ही कंक्लूजन हो सकते हैं। या तो हो गया कि तुमने एक समरी टाइप की बता दी या जस्ट बता दिया कि जो भी हुआ है। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि जो कंक्लूजन है ये 20 to 30 वर्ड्स में ही हो, मतलब 2 से 3 लाइन में। ज़रूरी नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब 3 से 4 लाइन में हो जाना चाहिए। और अगर 5 लाइन हो गए तब भी कोई बात नहीं है, कोई रूल नहीं है, बट फिर भी कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 3 से 4 लाइन। दूसरा हो सकता है कि तुम वे फॉरवर्ड लिख दो, कि जो भी आंसर है उसके आधार पे तुम आगे क्या देखते हो या फिर आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने खाली कोड बेस्ड एग्जांपल बताया, मतलब कोड बेस्ड क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, बट ये मोस्टली सब में चल जाता है। तो किस तरह से तुम डायग्राम बना सकते हो, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो डायग्राम बहुत टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पे कुछ लिख दिया और फिर ऐसे, तो यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो एक प्रकार से ये माइंड मैप हो गया। अब मुझे सारे डायग्राम्स के नाम तो नहीं पता, मगर बस ऐसे ही देख लो। और फिर दूसरा हो सकता है कि तुमने यहाँ कुछ लिख दिया और फिर इस टाइप से, कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये भी एक डायग्राम हो गया, एक फ्लो चार्ट बन गया। और फिर और भी तरीके के, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, और इधर भी कुछ लिखा है। ठीक। तो इसमें तुम अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ दो ही हो गए, ऐसे ऐसे, या फिर एक और कर लो। मतलब नंबर बढ़ाना है कम करना है वो तुम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी हो सकता है 3 हो तो ऐसे 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 कर लो, या हो सकता है 5 हो तो 1 2 3 4 5, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अलग अलग शेप में आ गया, कि अगर 3 पॉइंट हैं तो ऐसे लिख दिया, 4 पॉइंट हैं तो ऐसे लिख दिया। 3 पॉइंट मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। या फिर ऐसे बना सकते हो, स्क्वायर टाइप का है तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ। ठीक है। अगला, और बाकी पाई चार्ट हो सकता है, कि जैसे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, परसेंटेज वाइज। और एक और हो सकता है कि जैसे मान लो बीच में कुछ लिखा है और फिर उसके बाद में इधर और इधर 2 पॉइंट्स। यहाँ पे हो सकता है कि आचार संहिता का कठोरता से पालन करना। ठीक है। अगर करते हैं तो कठोरता से पालन करने का परिणाम क्या होगा, कि चुनाव अच्छा होगा, धांधली नहीं होगी, और लोगों को फंसाया नहीं जाएगा, मतलब लालच देके नहीं बुलाया जाएगा, वगैरह वगैरह। और अगर यहाँ पे अगर हम आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। इस तरह से तुम यस या नो वाले क्वेश्चंस में इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब दूसरा हो सकता है टेबल टाइप। तो यहाँ पे तुम दो कंपैरिजन कर सकते हो, कि पहले, बाद में, या फिर गांधी, टैगोर, कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा, फिर उनके कंपैरिजन। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मगर तुमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई क्या डिफरेंस है, तो ये थोड़ा बैकफायर भी कर सकता है। और मान लो यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है, तो तुम उसको ऐसा बना सकते हो कि
इस टाइप से, ठीक है। वही एक साइकिल टाइप का कि नैतिक मूल्यों का पालन करोगे और फिर समाज सुधरेगा। तो जितना नैतिक मूल्यों का पालन करोगे उतना समाज सुधरेगा, जितना समाज सुधरेगा उतना नैतिक मूल्यों का पालन बढ़ेगा। एक तो ये टाइप का हो सकता है। ये हो गया कुछ, फिर ये हो गया कुछ, और फिर बीच में इन दोनों का मिक्सचर। तो जब दो पॉइंट का कंपैरिजन हो तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसमें खाली दो ही नहीं है, इसमें तीन भी यूज़ कर सकते हैं कि इस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो तीनों में मेल खाता है। या फिर इस टाइप का भी हो सकता है कि एक में ही तुमने दो बना दिए, कि एक ही के अंदर दोनों शामिल हैं, ये इसके अंदर शामिल है। बहुत ही सिंपल ऐसे ठीक है कि यहाँ पे कुछ कर दिया। मान लो यहाँ पे बोल रहा है कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये परिणाम हो सकते हैं, ये परिणाम हो सकते हैं, ये परिणाम हो सकते हैं। तो दिखने में थोड़ा सही लगता है। और इसके बाद दूसरा हो सकता है कि जैसे सीक्वेंस वाइज हो सकता है, कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा। इसको और बड़ा कर सकते हो, फिर कुछ और होगा। तो एक, दो, तीन, चार, ये वाला भी डायग्राम बना सकते हो अगर कोई से कोई पहुंच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी एक और हो सकता है ऐसे, तो समथिंग समथिंग समथिंग, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये अम, हमको तीनों में मिलेगा, या फिर तीनों के मिलने से हमको ये मिलेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन में तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इसका मतलब, इसका तुम्हारे लिए क्या मतलब है, अगर मैं कोड पेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इट मीन्स टू यू। या फिर एक पब्लिक सर्वेंट के लिए कैसा रहेगा, एक पब्लिक सर्वेंट को कैसा करना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, वगैरह वगैरह। या फिर हो सकता है कि आज के प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में तुम इस चीज़ को कैसे देखते हो, इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और जो मैं एग्जांपल बताएं, एग्जांपल में एक और चीज़ ऐड हो सकती है, यहीं पे लिख लेते हैं चलो। अगर हम एग्जांपल लिख रहे हैं तो एग्जांपल में हमने क्या देखा था, पहला तो होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट का। इसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम भरतनाट्यम करते हो, या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, या फिर बर्तन बनाते हो, टूरिज़्म में हो, या फिर खाना बनाते हो, कुक में हो, कुछ भी हो, तो ये कुछ भी आ सकता है इसमें। इसके बाद एक होता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके एग्जांपल भी एथिकल एग्जांपल में बहुत आ सकते हैं, जैसे कि अभी के टाइम पे यूक्रेन रशिया ले सकते हो, या फिर नॉर्थ कोरिया ले सकते हो, और ईरान ले सकते हो, अमेरिका ले सकते हो, बाकी लोग म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब ले सकते हो। और या फिर करंट अफेयर्स के एग्जांपल ले सकते हो। ये थोड़ा इंटरलिंक्ड रहते हैं, मोस्टली आईआर के एग्जांपल करंट अफेयर्स के एग्जांपल ही होते हैं, मगर फिर भी इसको थोड़ा यूनिक बनाने के लिए ये कर सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम 5 या 6 पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो 5 या 6 पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो 5 या 6 पॉइंट्स में से हमको 5 या 6 एग्जाम्पल भी चाहिए। अब 5 या 6 एग्जाम्पल्स में हमको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट दो एग्जाम्पल तो ऐसा हो जो एथिकल एग्जाम्पल हो, ठीक है, एथिकल होना चाहिए। एथिकल में मतलब जो तुमने नोट्स बनाए होंगे उनमें एग्जांपल्स लिखे होंगे, या फिर जो कोट होंगे, थिंकर्स की बातें होंगी, इनको इसमें डाल सकते हो। सिलेबस में जो भी तुम्हारा नोट्स में है उनको, ठीक है, जितने भी इंडियन थिंकर हैं या फिर फिलोसोफर हैं, या फिर तुम इसमें जैसे कि एग्जांपल में क्या होगा, थिंकर और थ्योरीज आ जाएंगी, जैसे उपयोगितावाद, या फिर डिओंटोलॉजी हो गया, या फिर साधन साध्य वाला हो गया। तो जितने भी थ्योरीज हैं, या फिर तुम डाल सकते हो धर्म वाला, रिलीजन, ठीक है। और थिंकर्स में इंडियन और वेस्टर्न दोनों, ठीक। और रिलीजन भी डाल सकते हो, या फिर सिलेबस के ही पॉइंट्स उठा के डाल सकते हो। मगर ये वाला हम बाद में देख लेंगे। और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एग्ज़ाम रिलीजन में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, सिख और पारसी, जितने भी तुमको बौद्ध
जितने भी मिले वो सारे एग्जांपल डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स में हो गए। तो अगर हम देखें कि 5-6 एग्जांपल हैं, तो 5-6 में से 2 एग्जांपल एथिकल हो गए। अब 2 एग्जांपल एथिकल हो गए तो एक तुम आईआर का डाल सकते हो, फिर उसके बाद एक डाल सकते हो तुम पब्लिक सर्वेंट का। तो पब्लिक सर्वेंट वाला भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें भी तो पब्लिक सर्वेंट ही बनना है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल हो गए एथिकल के, और फिर उसके बाद एथिकल, फिर उसके बाद आईआर के हो गए, पब्लिक सर्वेंट के एग्जांपल हो गए, या फिर कितना हो गया 5, और फिर एक और हो जाएगा कहीं से, तो नहीं 4 हो गए। फिर 5वां एग्जांपल हो सकता है करंट अफेयर्स का हो गया, या फिर आईआर का हो गया, तुम्हें जो भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। और इसमें कुछ और भी हो सकता है कि मान लो कि तुम्हें एथिकल एग्जांपल ज़्यादा आ रहे हैं, तो 2 के बजाय 3 कर दो। तो ये कोई रूल नहीं है कि भाई 2 ही होना चाहिए। बस खाली एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए, नंबर 1 वेरिएशन, उस पर ध्यान दो तुम। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी वो पकेगा नहीं सामने वाला। जब एग्जामिनर कॉपी पढ़ रहा है, ठीक है, तो कॉपी वो ऐसे नहीं पढ़ता है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ेगा वो। मोस्टली उसकी नज़रें ऐसे जाती हैं। कैसे कि उसने देखा कि यहाँ पे चलो इंट्रो लिख दिया है, इंट्रो के बाद में हेडिंग लिखी है, हेडिंग में समथिंग है, फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा है, पॉइंट नंबर 2 लिखा है, फिर यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल में ये लिखा हुआ है, और ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग लिखी है, दूसरी हेडिंग में ये है, ये है, ये है। तो वो क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि तुमने जो लिखा है वो एंड टू एंड पढ़े, फिर यहाँ पे एंड टू एंड पढ़े। तो इन चीज़ों में कई बार वक्त चला जाता है, इसलिए तुम्हें स्ट्रक्चरिंग करनी अच्छे से आनी चाहिए कि हेडिंग बनाओ, फिर यहाँ पे पॉइंट बनाओ, फिर एग्जाम्पल दो, फिर पॉइंट बनाओ, फिर एग्जाम्पल दो। एक तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और सामने वाला जब पढ़ रहा है तो उसको भी लग रहा है कि भाई तुमने सारी की सारी डिमांड्स पूरी करी हैं। ठीक, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर एग्जाम्पल लिख रहे हो तो एग्जाम्पल में थोड़ा जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखा, और फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने एथिकल एग्जाम्पल लिखा, और मैंने यहाँ पे एक रिलीजन के बारे में लिखा है। मान लो मैं लिख रहा हूँ सूफ़ी के बारे में कि भाई सूफ़ियों में XYZ होता है। ठीक है, और फिर दूसरी वाले में भी मैं सूफ़ी के बारे में लिखूंगा, फिर तीसरी वाले में भी सूफ़ियों के बारे में लिखूंगा। तो क्या हो रहा है, मोनोटोनस हो रहा है। इसलिए जब तुम एग्जाम्पल लिख रहे हो तो मान लो एक एग्जाम्पल में तुमने सूफ़ी के बारे में लिख दिया, दूसरे में तुमने हिंदू में लिख दिया, तीसरे में सिख लिख दिया, या फिर जैन लिख दिया, या फिर बौद्ध लिख लिया। तो अलग अलग कर सकते हो, इससे थोड़ा वैरायटी रहेगी। और फिर ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आईआर का एग्जांपल डाल दिया, फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स का एग्जांपल डाल दिया, फिर यहाँ पे रिलीजन वाला डाल दिया, फिर अलग अलग थोड़ा वो करने के लिए, लगातार दिखे ना। और ऐसा जो बताया था कि पहले हेडिंग बनाओ, फिर उसके बाद पॉइंट्स लिखो, फिर दूसरा, फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर एग्जांपल लिखो, फिर दूसरा हेडिंग बनाओ, फिर पॉइंट नंबर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर एग्जांपल लिखो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका वही, फिर हेडिंग बनाओ, पॉइंट नंबर 1 लिखो, फिर एग्जांपल लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, फिर एग्जांपल लिखो। और सेम यहाँ पे भी हेडिंग बनाओ, फिर पॉइंट 1, फिर एग्जांपल, फिर पॉइंट 2, फिर एग्जांपल। इससे क्या होगा, सामने वाला जब पढ़ेगा तो उसको बोरिंग नहीं लगेगा। और जब हम वो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम भी अलग अलग वो दिखेगा, भाई इसमें ऐसा बनाया है, फिर दूसरे में अलग बनाया है, फिर तीसरे में ऐसा, चौथे में ऐसा, पाँचवें में ऐसा, छठे में ऐसा। तो जब अलग अलग चीज़ें देखेगा ना, तो उसको दिखेगा कि भाई सामने वाला पढ़ के आया है। और जब आंसर लिखेंगे, अब तुम्हें बताना कैसे मैं पढ़ के आया हूँ, तो तुम्हें सिलेबस पे ध्यान देना है। ठीक, अब सिलेबस में ध्यान देना है, और सिलेबस को अपने आंसर्स में यूज़ करना है, मतलब कीवर्ड्स के रूप में। जितने कीवर्ड्स तुम डालोगे उतना तुम्हारा आंसर अच्छा लगेगा। तो कीवर्ड्स वाला चीज़ें होनी चाहिए। मान लो कि तुम कोई आंसर लिख रहे हो, जैसे कि सबसे पहले तुम्हारा इंट्रो आएगा, तो इंट्रो में कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि सत्यनिष्ठा वगैरह वगैरह जो भी है। और फिर दूसरा, फिर यहाँ पे हेडिंग में ज़रूरी नहीं है, हेडिंग डिपेंड करती है क्वेश्चन कैसा होगा। फिर जो तुम्हारे पॉइंट्स होंगे, तो पॉइंट्स में भी दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए कि भाई तुमको पता है, तुम पढ़ के आए हो। एग्जाम्पल्स में कीवर्ड्स होने चाहिए एथिकल, तो कंक्लूजन में होना चाहिए। या फिर अगर तुम डायग्राम बनाना है तो डायग्राम में भी दिखना चाहिए। उससे क्या होगा ना, सामने वाले को पता रहेगा कि भाई क्या है, कैसे है। और कोशिश करना है कि अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे कि सत्यनिष्ठा है तो उसकी 2-3 डेफिनेशन बना लो, या फिर एथिक्स है, नैतिकता है, तो उसकी 2-3 डेफिनेशन होनी चाहिए। कि मान लो एक क्वेश्चन में पूछ लिया नैतिकता क्या होती है, दूसरे क्वेश्चन में भी नैतिकता वाला क्वेश्चन आ गया, तो तुम सेम सेम हेडिंग, सेम सेम डेफिनेशन ना लिखो, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। तो 2-3 डेफिनेशन भी याद करके रखना। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस याद होना चाहिए।
तो हमारे सिलेबस में क्या आता है, सबसे पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट जो रिलेशंस हो गए इनके बारे में, और फिर सोसाइटी सोसाइटी, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो हमारे टीचर्स हैं या फिर जो लीडर्स हैं उनकी लाइफ्स और टीचिंग से, और हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हो गई, तो ये हो गया। फिर दूसरे वाले में एटीट्यूड आता है, और एटीट्यूड में क्या क्या होगा, और यहाँ पे मॉरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, और बाकी चीज़ें। फिर यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस आता है, और परसुएशन आता है। फिर थर्ड वाले में एप्टीट्यूड आ जाएगा, और एप्टीट्यूड में फंडामेंटल वैल्यूज़ जो होंगी सिविल सर्वेंट्स के लिए, उनके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर चौथा आ जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाएगा हमारे पास जो क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें। फिर पांचवा आता है हमारे पास मॉरल थिंकर्स। तो मॉरल थिंकर्स में चाहे वो इंडियन हैं या फिर वर्ल्ड के हैं, उनके बारे में। फिर छठा आता है हमारे पास पब्लिक जो सिविल सर्विस वैल्यूज़ हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ, यहाँ पे लॉज आ गए, रेगुलेशंस आ गए, रूल्स आ गए, गाइडलाइंस हो गए, एथिकल गवर्नेंस हो गया। यहाँ पे गवर्नेंस पे बहुत फोकस है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सातवां आ जाएगा हमारे पास प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और प्रोबिटी प्रोबिटी इन गवर्नेंस में सारे सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, और करप्शन वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। तो ये तुमको याद होना चाहिए अच्छे से। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एथिकल, इमोशनल इंटेलिजेंस, और मॉरल थिंकर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें याद होंगी तो इनको तुम एग्जांपल्स के रूप में या फिर पॉइंट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हो एथिक्स में। तो इससे तुम्हारे पॉइंट्स भी जनरेट होते रहेंगे। तो एक बार सिलेबस अच्छे से याद कर लो पूरा का पूरा, और बस उसके बाद हम शुरू करेंगे कल से। और कल हमारा सबसे पहला रहेगा कि देखना है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे कैसे देख सकते हैं हम।